नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आनियत पर। जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज फॉर एवरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और आपके कम्पिटिटिव ही नहीं बल्कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूशनल एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं तो उसमें भी अगर आपके सिलेबस में ये ऐसे दिया हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस ऐसे का नाम है ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवेरी। रेवरी क्यों कहा गया है? रेवरी मतलब होता है दिवा स्वप्न, मतलब जो दिन में देखा जाता है वो स्वप्न, उस स्वप्न को हम कहते हैं रेवरी। ये जो एस्से है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है और ये पूरा एस्से चार्ल्स लैम्ब के एक दिन के सपने के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें चार्ल्स लैम्ब ने एक सपना देखा था। उन्होंने जो कुछ भी देखा उस सपने में उन्होंने इस एस्से में लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में। तो दोस्तों, चार्ल्स लैम्ब का जन्म 10 फरवरी 1775 को इनर टेम्पल लंदन इंग्लैंड में हुआ था। इनर टेम्पल कोई एक मंदिर नहीं है, यही जगह है इंग्लैंड में। इनको ख़ास तौर से एसेज ऑफ इलिया और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है वो एक शेक्सपियर की कहानियों का एक कलेक्शन है, जिसको इन्होंने चिल्ड्रन के लिए बच्चों के लिए लिखा था। खुद चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब के साथ में। मैरी लैम्ब इनके सिस्टर हैं। रिलेटिव्स की बात करें तो मैरी लैम्ब इनके सिस्टर और जॉन लैम्ब इनके ब्रदर। तो मैरी लैम्ब के साथ में मिल करके इन्होंने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा था, जिनमें इन्होंने शेक्सपियर के बहुत सारे जो प्लेज हैं उसको बच्चों के लिए एक कहानी बना करके अपने लैंग्वेज में लिखा था। और आपको ये बता दें कि जो मैरी लैम्ब है इनके सिस्टर, इन्होंने अपनी मदर को स्टैप कर दिया था, मतलब छुरा भोंक के मार डाला था 1997 में। और जो चार्ल्स लैम्ब है उनका डेथ 27 दिसंबर 1834 को, जब ये 59 साल के थे, 59 ईयर्स के थे इनका, तब हुआ था एडमंटन लंदन इंग्लैंड में। तो आइए शुरू करते हैं इनके ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी के बारे में। दोस्तों, चार्ल्स लैम्ब अपने ऐसे की शुरुआत करते हुए कहते हैं, चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन टू स्ट्रेस देयर इमेजिनेशन टू द कंसेप्शन ऑफ अ ट्रेडिशनली ग्रेट अंकल और ग्रैंडमे होम दे नेवर सॉ। इसका मतलब है कि बच्चे जो होते हैं वे अपने एल्डर्स के बारे में, उनकी कहानियाँ सुनना, उनके बचपन की कहानियाँ सुनना कि वो कैसे रहा करते थे, कैसे क्या किया करते थे, इन सब के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके ग्रेट अंकल्स, मतलब यानी कि जो उनके बाबा जी हैं या फिर उनके जो परदादा हैं या परदादी हैं, वो लोग जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं है, वो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या क्या हरकतें करते थे, वो कैसे, क्या क्या होता था उनके साथ, वो कैसे दिखते थे, इन सभी के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। और केवल यही चिल्ड्रन नहीं, सभी बच्चे, सबकी बात हो रही है। और आगे उन्होंने लिखा है, इट वॉज इन दिस स्पिरिट दैट माई लिटिल वंस crept about me the other evening to hear about their great grandmother Field, who lived in a great house in Norfolk, 100 times bigger than that in which they and Papa lived. तो ये बताते हुए कहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं, जिनको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये इस कहानी में या फिर इस ऐसे में दो बच्चों का जिक्र हुआ है दोस्तों। एक का नाम है एलाइस या एलिस जिसको हम बोलते हैं, और दूसरे का नाम है जॉन। एलिस लड़की है और जॉन लड़का है, ठीक है। और ये कहानी सुना कौन रहा है? ये कहानी सुना रहे हैं इस ऐसे के अकॉर्डिंग, जिनका नाम जेम्स इलिया है। आपको याद होगा कि ये अपने सर नेम या अपने पेन नेम इलिया के द्वारा ही हर एक चीज़ लिखते थे, कि जिसमें इन्होंने अपने आप को इलिया ही दिखाया है। ये कोई भी कहानी लिखते थे जिसमें ये अपने बायोग्राफी या अपने बारे में कुछ बताते हों, तो उन्होंने अपना नाम हमेशा इलिया ही रखा है, ठीक है। तो ये बताते हुए कहते हैं कि इसी तरह जैसे सभी बच्चों को अपने परदादा और परदादी के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है, उसी तरह मेरे जो दो बच्चे हैं उनको भी इसी तरह अपने ग्रेट ग्रैंड मदर, जिनका नाम फील्ड था, उनके बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। जो ये कहाँ रहती थी? नॉरफॉल्क में या फिर नॉरफॉक में रहती थी। नॉरफॉक में जहाँ पर वो रहती थी वो 100 टाइम्स बिगर था जहाँ पे वो आज रह रहे हैं, ठीक है। जिस कमरे में वो हैं या फिर जिस घर में वो हैं, वो उससे
100 टाइम्स छोटा है, बल्कि जिसमें उनकी ग्रैंड माँ रहा करती थी फील्ड, वो इनके घर से 100 टाइम्स 100 गुना ज़्यादा बड़ा था. Which had been the scene, so at least it was generally believed in that part of the country. और उसका सीन कुछ इस तरह था कि उस कंट्री क्या होता है, कंट्री साइड्स यानी जो गांव या फिर जो एरिया होता है. कंट्री मतलब देश नहीं, यहाँ पे जो कंट्री लिखा हुआ उसका मतलब देश नहीं, उसका मतलब वो गांव या फिर उस एरिया में इस कहानी की बहुत ज़्यादा चलन थी. क्या थी? Of the tragic incidents which they had lately become familiar with from the ballad of the children in the wood. बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड, ये एक कहानी है जो कि वहाँ के लोग फैमिलियर थे. इस कहानी में क्या हुआ था दोस्तों? इस कहानी में ये हुआ था कि दो बच्चे होते हैं, दो बच्चों के एक पापा होते हैं, पिताजी होते हैं. वो बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फादर की डेथ हो जाती है और जो बच्चों के अंकल होते हैं वो उस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए बच्चों को भिजवा देते हैं, जंगल में छोड़ आते हैं, ठीक है, जिससे कि वो बच्चे मर जाएं. और फिर वो बच्चे जंगल में मर जाते हैं. तो उन्हीं दो बच्चों की कहानियों के इस बारे में बताया गया है कि उन दो बच्चों की कहानी के बारे में वो लोग बाद में जानते हैं. और ये बच्चों की कहानी क्यों यहाँ पे बात की जा रही है? क्योंकि इस स्टोरी में उन बच्चों की कहानी का जिक्र आगे होगा, वो हम ध्यान से देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो क्या था आगे कि सर्टेन it is that the whole story of the children that and their cruel uncle was to seen fairly carved out in wood upon the chimney piece of the great hall, the whole story down to the robin redbreast, till a foolish rich person pulled it down to set up a marble one of modern invention in its stead, with no story upon it. तो जो स्टोरी थी स्टूडेंट इन द वुड या फिर बैलेड ऑफ चिल्ड्रन इन द वुड, जो बच्चों की कहानी थी, वो जो उनकी ग्रैंड माँ थी उनके घर में एक बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ पे एक चिमनी का पीस था, उस चिमनी के पीस पे लिखा हुआ था और उसके ऊपर कौन सी पक्षी बनी हुई थी? रॉबिन रेडब्रेस्ट. ये एक पक्षी का नाम है रॉबिन रेडब्रेस्ट, जिसका सीना रेड कलर का होता है इसलिए उसको रॉबिन रेडब्रेस्ट कहते हैं. तो एक पक्षी बनी हुई थी, उसके नीचे पूरी स्टोरी लिखी हुई थी इस बारे में, है ना, कि किस तरह से उसके बाप का डेथ हुआ, उन दोनों बच्चों के फादर का डेथ हुआ, फिर उसके बाद उन दोनों बच्चों को किस तरह से उसके क्रूएल अंकल ने जंगल में छोड़ दिया और वो बच्चे मर गए. ये सारी स्टोरीज वहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है. फिर जो रिच पर्सन था जिसका वो घर था, क्योंकि जो जिस घर में उसकी ग्रैंडमा रहती थी वो उनके खुद का घर नहीं था, वो किसी दूसरे का घर था जिसका वो रखवाली करती थी. और वो जिसका घर था वो कहीं और घर बनवा लिया था, वो उससे बहुत अच्छा घर, है ना. तो वो जो रिच पर्सन था वो क्या किया, वो रेडब्रेस्ट को निकलवा के वहाँ से एक वहाँ पे स्टोन लगवा देता है जिससे थोड़ा सा मॉडर्न दिखे, लेकिन वो जो स्टोन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा होता है, ठीक है. और उसके साथ जितने वहाँ पे जो स्टोरीज थी वो स्टोरीज भी अब वहाँ पे नहीं है. उसके बाद क्या होता है, हियर एलाइस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक टू टेंडर टू बी कॉल्ड अप ब्रीडिंग. तो यहाँ पे जो एलाइस होती है, एलाइस अपनी मदर की तरह, यानी मदर क्या है यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप अच्छे समझेंगे. होता क्या है, जो चार्ल्स लैम्ब थे, चार्ल्स लैम्ब एक लड़की से बहुत प्यार करते थे जिनका नाम था एन सिमंस. तो चार्ल्स लैम्ब जो सपना देख रहे हैं, अभी चार्ल्स लैम्ब इसमें अपने आप को इलिया दिखा रहे हैं, जेम्स इलिया, और वो सपने में ये सोचते हैं कि जो जेम्स इलिया है उसकी शादी एन सिमंस से हो चुकी है और एन सिमंस के दो बच्चे हैं, एक है एलाइस, एक है जॉन. तो जो एलाइस बेटी है उसकी शक्ल एन सिमंस से बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है. तो जो यहाँ पे लिखा गया है कि हियर एलाइस पुट आउट वन ऑफ अ डियर मदर्स लुक, इसका मतलब वो अपनी मम्मी की तरह देख रही है आँख चढ़ा करके, ठीक है. आगे उन्होंने लिखा कि देन आई वेंट ऑन टू से, और फिर उसके बाद इलिया जो है वो आगे कहते हैं या बताते हैं, हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रैंड ग्रैंड मदर फील्ड वॉज, कि उनकी जो ग्रैंड ग्रैंड मदर थी वो कितनी रिलीजियस थी, कितनी अच्छी थी. फील्ड वॉज, माफ कीजिएगा, हाउ बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाई एवरीबडी, thou she was not indeed to mistress of this great house but had only the charge of it, and yet in some respects she might be said to be mistress of it too, committed to her by the owner, who preferred living in a newer and more fashionable mansion which he had purchased somewhere in the adjoining country. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये घर था, ये घर
हालांकि इनका नहीं था, इनके जो जो ऐसे सुना रहे हैं चार्ल्स लैम्ब, उनकी ग्रैंड मदर और बच्चों के ग्रैंड ग्रैंड मदर का एक घर नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस जगह के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड थी, सभी उनका बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे सभी। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी थी, बहुत ज़्यादा धार्मिक भी थी, इसलिए भी उनका सब बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। हालांकि बहुत कम ही लोगों को ये बात पता थी, या बहुत कम ही लोग ये मानते थे कि ये जो घर है ये इनका नहीं है, ये सिर्फ यहाँ की मिस्ट्रेस हैं, यहाँ की रखवाली करती हैं, और जिनका ये घर है वो कहीं और बहुत अच्छा उन्होंने एक घर ले रखा है और इसलिए इसको छोड़ दिया है। बट स्टिल शी लिव्ड इन इट इन ए मैनर एज इफ इट हैड बीन हर ओन। लेकिन फिर भी जो ग्रैंड ग्रैंड मदर थी बच्चों की, वो इस तरह से यहाँ पे रहती थी जैसे वो घर इन्हीं का है, वो इतना केयर करती थी इस घर का। एंड केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस इन शॉर्ट वाइल सी लिव्ड, which afterward came to decay and was nearly pulled down, and all its old ornaments stripped and carried away to the owner's other house। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे वो घर पुराना होता गया, वहाँ पे सारे जो सामान थे वहाँ से निकलवा के जो ऑनर था घर का, उसने अपने नए वाले घर पे लगवा दिया, है ना। वहाँ पे जो पर्दे थे, वहाँ की जो कुर्सियाँ थी और सारे ऑर्नामेंट्स थे, वो वहाँ से निकलवा के ऑनर ने अपने नए वाले घर पे लगवा दिया। जैसे होता नहीं ना कि मान लीजिए आपका कोई पुराना घर पड़ा हुआ है, आपने कहीं और पे अच्छा घर बनवा लिया, तो जो पुराने घर पे कुछ कीमती सामान थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी लगती हैं आपको, आप वहाँ पुराने घर से लेकर के नए घर पे लगा दें। तो वैसा ही कुछ उस ऑनर ने किया। और फिर वेयर दे वर सेट अप एंड लुक्ड एज ऑकवर्ड एज इफ समवन वर टू कैरी अवे द ओल्ड टूम्स they had seen lately at the abbey and stick them up in Lady C's tardy gilt drawing room। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो इस तरह से अजीब दिख रहे थे, है ना, एंड लुक्ड एज ऑकवर्ड, और वो इस तरह से अजीब दिख रहे थे जैसे कि किसी ने बहुत ही पुराने से कब्र को एबी क्या होता है? देखिए, आप जब बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ें, या हो सकता है आपको ये पता भी हो कि जो टिंटर्न एबी था एक पोइट्स कॉर्नर है जहाँ पे पोइट्स को दफनाया जाता था, है ना। आपके सबसे जिनको हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, जॉफ्री चौसर, उनको वहीं दफनाया गया था। और बहुत सारे ऐसे पोएट्स रहे हैं हमारी इंग्लिश लिटरेचर में जिनको टिंटर्न एबी में दफनाया गया। तो वो कुल मिलाकर टिंटर्न एबी एक क्या है? एक दफन करने वाला जगह है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि जो टिंटर्न एबी या फिर एबी से निकाल के सभी टूम्स को, सभी दफनाए गए चीज़ों को लेडी सीज टार्डी गिल्ड ड्राइंग रूम, लेडी सी कोई एक मॉडर्न लेडी हैं, उनके ड्राइंग रूम में ला करके लगा दिया गया। वो इस तरह से दिख रहा था, ठीक है। जब देखिए अब क्या होता है, कोई अगर आप मॉडर्न घर बनवाते हैं, बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज़ रख दें, उसके बाद बहुत ही पुरानी पुरानी पेंटिंग्स ला कर लगा दें, तो कितनी अजीब लगेंगी। या तो आप उस तरह से डिज़ाइन करवाइए कि बहुत ही एंटीक डिज़ाइन आपका हो अंदर का और बाहर का, और फिर जो उसमें आप सामान ला के रखें वो भी थोड़ा एंटीक ही हो। या फिर बहुत मॉडर्न आपने डिज़ाइन बनवाया तो फिर बहुत मॉडर्न आप उसमें केसेज या फिर फोटोज़ लगाते हैं, जिससे कि वो लुक एक बराबर रहे। लेकिन इसमें बहुत ही मिक्सड लुक, बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए ये बहुत ही ऑकवर्ड लुक दे रहा था, बहुत ही अजीब लुक दे रहा था। हियर जॉन स्माइल्ड, तो जो जॉन है दूसरा बच्चा, वो यहाँ पे इस चीज़ को देख करके मुस्कुराता है और क्या कहता है? एज मच एज टू से दैट वुड बी फुलिश इंडीड। और वो कहता है कि, हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाला काम हुआ। एंड देन आई टोल्ड हाउ when she came to die, her funeral was attended by a concourse of all the poor and some of the gentry too of the neighborhood for many miles round। और फिर वो आगे ये बताते हुए कहते हैं कि जब उनकी माता या फिर उनकी जो दादी जी, यानी कि जो चार्ल्स लाइम की दादी और बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर का जब डेथ हुआ था, तो किस तरह से देश के कोने कोने से सभी गरीब लोग, सभी जेंटल लोग, सभी आदर्श लोग, वो सभी लोग उस फ्यूनरल को अटेंड किए थे। क्यों किए थे? बिकॉज टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर हर मेमोरी, उनके मेमोरी को रेस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए उनकी यादों को। बिकॉज शी हैड बीन सच अ गुड एंड रिलीजियस वुमेन, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही धार्मिक महिला थी, ठीक है। सो गुड इंडीड दैट शी न्यू ऑल द सैल्ट्री बाई हार्ट एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड्स। देखिए साल्ट्री क्या होता है?
साल्टी होता है, जैसे हम अगर इंडियन अपने लैंग्वेज में बात करें तो साम होता है ना, PSALM, साम। आपने पोएम पढ़ी होगी, साम ऑफ लाइफ, है ना। ये यूपी बोर्ड के 12th क्लास में थी, अभी अभी शायद है या नहीं मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है। तो साम होता है जिसको हम बोलते हैं भजन, ठीक है। तो उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी बच्चों की, उनको भजनों के कई कई भजन उनको मन से ही याद थे। कई टेस्टामेंट, टेस्टामेंट यानी बिब्लिकल्स, जो कुछ ऐसे अपने जैसे, हाँ, हिंदू कल्चर्स या हिंदू माइथोलॉजीज़ में देखते हैं, रामायण है जैसे, तो रामायण में बहुत सारे ऐसे दोहे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे पोएम्स हैं, लाइन्स हैं ना, जो बहुत लोगों को याद होते हैं। उसी तरह से बाइबल्स के भी बहुत सारी चीज़ें, टेस्टामेंट्स होती हैं जो उनको याद थे बाई हार्ट। वो इतनी ज़्यादा रिलीजियस थी, इतनी अच्छी औरत थी, इसीलिए उनको फ्यूनरल में उनको रेस्पेक्ट देने के लिए कोने कोने से गरीब लोग, जेंटल लोग, अच्छे लोग, बहुत सारे लोग उनको फ्यूनरल में उनके अटेंड करने आए थे, ठीक है। हियर लिटिल एलाइस स्प्रेड हर हैंड्स। और यहाँ पे जो छोटी सी एलाइस थी वो अपने हाथ फैला लेती है, चौंक के, सरप्राइज में अपने हाथ फैला के, कहते हैं बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो सरप्राइज में हाथ फैला लेती है कि हाँ अच्छा इतना होता है, क्योंकि वो बहुत ही सारी चीज़ें को याद नहीं कर पाती है एलाइस, उसका माइंड उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो इस बारे में सोचती है कि कैसे उसी ग्रेट ग्रैंड मदर को इतना सब कुछ याद रहता था। उसके बाद देन आई टोल्ड, उसके बाद चार्ल्स लैम्ब बताते हैं, वॉट अ टाल अपराइट ग्रेसफुल पर्सन द ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज वंस वॉज। वो बताते हैं कि जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो किस तरह से टॉल, अपराइट, एकदम अच्छी दिखने वाली, बहुत ही खूबसूरत औरत थी जब वो अपने उम्र में थी, जब वो जवान थी। एंड हाउ इन हर यूथ शी वॉज स्टीम्ड द बेस्ट डांसर, और कैसे वो अपने यूथ में, अपनी जवानी में उनको बेस्ट डांसर कहा जाता था, बहुत अच्छा नृत्य करने वाली कहा जाता था। हियर एलाइसिस लिटिल राइट फुट प्लेड अ इनवॉलंटरी मोमेंट। और इतना कहते ही जो एलाइस होती हैं, एलाइस के जो छोटी सी एलाइस बच्ची है, उसके पैर भी ऐसे ऐसे मूवमेंट करने लगते हैं, टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रेव। और जो राइटर हैं चार्ल्स लैम्ब, वो उसको बहुत ही गंभीरता से देखते रहते हैं, है ना। मतलब एलाइस भी यहाँ पे शो करना चाहती है कि हाँ ठीक है, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर बहुत अच्छी डांसर थी, मैं भी कोई कम नहीं हूँ उनसे। होता है छोटे छोटे बच्चे अपने कंपटीशन दिखाते हैं हर एक चीज़ में, तो उस तरह से, उस सेंस में। उसके बाद माफ़ कीजिएगा, इट डिजिस्टेड दैट बेस्ट डांसर I was saying in the country till a cruel disease called a cancer came and bowed her down with pain. फिर क्या हुआ, वो बेस्ट डांसर थी अपने उस कंट्री की, कंट्री यानी कि अपने एरिया, अपने गांव की, और वो तब तक उतनी अच्छी दिखती थी जब तक कि उनको कैंसर नहीं आ गया, कैंसर ना हो गया। क्रूअल डिजीज़, बहुत ही ज़्यादा भयानक जो उनकी बीमारी थी, उनको कैंसर हो गया था, ठीक है। एंड बोड हर डाउन विथ पेन, और उस कैंसर से वो झुक गई का मतलब यहाँ पे कमज़ोर हो गई। बट इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट्स। लेकिन जो कैंसर था वो उनको झुका सकता था, लेकिन उनकी जो अच्छी स्पिरिट थी, उनकी जो अच्छा सोल था, उनके अंदर से, उनके मन को कभी नहीं हरा पाई, और मेक देम स्टॉप, ना उनको कभी रोक पाई। बट दे वर स्टिल अपराइट, क्योंकि वो अभी भी एकदम अपने मन से एकदम जवान थी, है ना, अपने मन से एकदम अपराइट, एकदम सीधा, तनी हुई, सीधा शरीर था। बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, ठीक है। देन आई टोल्ड हाउ शी वॉज यूज टू स्लीप बाय हर सेल्फ इन अ लोन चैम्बर ऑफ द ग्रेट लोन हाउस। उसके बाद चार्ल्स लैम्ब ने अपने बच्चों से कहा, अपने सपने वाले बच्चों से कहा कि किस तरह से वो एक चैम्बर में, यानी कि एक कमरे में अकेले ही सोया करती थी। वो किसी के साथ नहीं सोती थी, वो अकेले ही सोया करती थी, बिना किसी भय के। एंड हाउ शी बिलीव्ड दैट एन एपरेशन ऑफ टू इन्फेंट्स वॉज टू बी सीन एट मिडनाइट ग्लाइडिंग अप एंड डाउन द ग्रेट स्टेयरकेस नियर वेयर शी स्लेप्ट। और वो ये मानती भी थी कि किस तरह से दो बच्चे, दो कौन से बच्चे, जो जिनके अभी मैंने आपको इस स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के, इस ऐसे के स्टार्टिंग में बताया था, दो बच्चों का डेथ हो जाता है जिनको जंगल में छोड़ के आते हैं उनके अंकल,
उनके ये मानती थी वो कि जो वो दो बच्चे हैं वो उनके सीढ़ियों के पास रात भर ऊपर चढ़ते और उतरते हैं, और इतना मानने के बाद भी, इतना ये बिलीव या ये ट्रस्ट होने के बाद भी वो हमेशा अकेली ही सोती थी एक अकेले से कमरे में। ठीक है। बट शी सेड, लेकिन वो कहती थी, दोज इनोसेंट्स वुड डू हर नो हार्म, कि वो जो मासूम बच्चे हैं वो उनको कोई भी हार्म या फिर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं या फिर नहीं पहुंचाएंगे। एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज टू बी, और ये सब देख के मैं कितना ज़्यादा डर जाता था। दाउ इन दोज डेज आई हैड माई मेड टू स्लीव विद मी, और मैं इतना डर जाता था कि मैं बहुत छोटा जब था तो मैं अपने मेड से ही बोलता था कि मेरे साथ आकर के सो जाए। क्यों? बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज शी, क्योंकि मैं जितना वो रिलीजियस थी या जितनी वो अच्छी थी मैं उसका आधा भी नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरता था। एंड येट आई नेवर सॉ द इन्फेंट्स, और लेकिन मैंने आज तक या फिर मैंने तब भी उन इन्फेंट्स को नहीं देखा था। ठीक है, या फिर वो जो मासूम बच्चे थे जिनकी डेथ हो गई थी उनके सोल्स को नहीं देखा था। हेयर जॉन एक्सपेंडेड ऑल हिज आईब्रोज एंड ट्राई टू लुक करेजियस। तो जो जॉन है, जॉन जो छोटा बेटा है, वो अपने आईब्रोज को फैला लेता है, दिखाता है कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, वो दिखाता है कि मैं कितना करेजियस हूँ। देन आई टोल्ड हाउ गुड शी वॉज to all her grandchildren, having us to the great house in the holidays, where I, in particular, used to spend many hours by myself. और फिर वो बताते हैं, चार्ल्स लैम्ब बताते हैं अपने बच्चों को कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी, यानी बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर थी, वो अपने सभी पोतों से, ग्रैंड चिल्ड्रन से कितना ज़्यादा प्यार करती थी। वो उनको हॉलीडेज़ में अपने घर बुलाती थीं, सभी बच्चे उनके घर जाते थे। और मैं, जहाँ तक मेरी बात है, यानी कि जहाँ तक चार्ल्स लैम्ब की बात है, वो क्या करते थे, स्पेंड मेनी आवर्स बाय माई सेल्फ, वो अकेले ही अपने बहुत सारे घंटे बिताते थे इन गेजिंग अपॉन द ओल्ड बस्ट्स ऑफ द 12 सीजर्स। यहाँ पे बस्ट्स क्या होता है दोस्तों? बसेस, जिसको बस्ट बोलते हैं, बसेस भी बोलते हैं। बस्ट एक्चुअली ऐसी मूर्ति होती है, आपने देखा होगा, जिनमें केवल फेस होता है और सीना बना होता है ना? तो फेस और सीना किसी रोम, जो ओल्ड रोम, 12 रोम के किंग्स कहे जाते हैं, उनकी वहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई थी, है ना? तो जिसको वो ध्यान से देखा करते थे दिन भर, अकेले घूमना, ध्यान से उन मूर्तियों को देखना। दैट हैड बीन एम्परर ऑफ रोम, जो कि रोम के एम्परर रह चुके थे। टिल द ओल्ड मार्बल्स हैड वुड सीम टू लिव अगेन, और आई टू बी टर्न इन टू मार्बल विद दैम। और वो ऐसा सोचते थे, वो उनको तब तक देखा करते थे, वो ये सोचते थे कि या तो जो ये मूर्तियाँ हैं वो फिर से जी जाएं, या फिर मैं ही मूर्ति बन जाऊं, है ना? वो ऐसे सब ख्याल उनके दिमाग में आते रहते थे। उसके बाद क्या उन्होंने कहा है, हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड विथ रोमिंग अबाउट द ह्यूज मैंशन विथ इट्स वास्ट एम्पटी रूम्स। वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से वो दिन भर उस बड़े से मैंशन में घूमा करते थे, उस बड़े से कमरों में घूमा करते थे, लेकिन वो कभी भी थकते नहीं थे। विद देयर worn आउट हैंगिंग्स, फ्लटरिंग tapestry एंड carved oak panels, with a gilding almost rubbed out। और वो उस रूम्स के बारे में बताते हैं जिसमें कि बहुत सारे जो ओक पैनल्स, ओक एक लकड़ी होती है, तो उसकी लकड़ी के जो पैनल्स बने होते हैं वो किस तरह से ख़राब हो चुके थे, किस तरह से उस, कुल मिला के ये समझिए कमरे का हाल बहुत बुरा होता था, लेकिन फिर भी वो उस कमरे में घूमना फिरना बंद नहीं करते थे और थकते नहीं थे, दिन दिन भर वो अकेले ही टहला करते थे। विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ अनलेस, और माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा कुछ छूट गया बीच में, समटाइम्स इन द स्पेशियस ओल्ड फैशन गार्डन्स विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ अनलेस व्हेन नाउ एंड देन अ सॉलिटरी गार्डन मैन वुड क्रॉस मी। अच्छा, उसके बाद तो क्या करते थे, वहाँ पे बहुत बड़ा सा गार्डन था, उस गार्डन में भी खूब ढेर, मतलब खूब अच्छे अच्छे वहाँ पे गार्डन्स में खूब अच्छे अच्छे पौधे थे, फूल थे। उस गार्डन में बहुत ज़्यादा टाइम तक वो अकेले घूमा करते थे, और उस गार्डन में भी उनको कोई नहीं दिखता था, सिर्फ क्या दिखता था, एक गार्डनिंग मैन था, एक गार्डनर था, वही उसको कभी कभी दिख जाता था और कोई नहीं दिखता था। और वो आगे बताते हैं कि कैसे द नेक्टेरियंस, या फिर द नेक्टेरियंस एंड पीचेज हंग अपॉन द वॉल विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लग दैम। और वो बताते हैं कि कैसे पीचेस, कैसे नेक्टेरियंस, ये सारे फ्रूट्स होते हैं, कि कैसे वहाँ से वॉल्स के किनारे लटका करते थे, लेकिन मुझे कभी भी मन नहीं हुआ कि मैं उसको तोड़ूं,
बिकॉज दे वर फॉरबिडन फ्रूट्स unless now and then, and because I had more pleasure in strolling about among the old melancholy looking yew trees. क्या करते थे कि उनको लगता था कि वो सारे फॉरबिडन फ्रूट्स हैं, वो मना किए गए हैं उनको तोड़ने से, इसलिए वो कोई भी तोड़ते नहीं थे। और वो बहुत सारे यू ट्रीज़ वहाँ पे लगे, यू एक ट्री का नाम है और फिर एक ट्री का नाम है, ये सारी ट्रीज़ को वो देखा करते थे। एंड पिकिंग अप द रेड बेरीज एंड द फिर एप्पल्स विच वर गुड फॉर नथिंग बट टू लुक एट। और पिकिंग अप मतलब उठा लेते थे, यानी कि जो नीचे गिरे हुए थे, क्या गिरे हुए थे, रेड बेरीज जो गिरी होती थी, एप्पल्स जो गिरे होते थे, उसको उठा लेते थे, जो कि गुड फॉर नथिंग था, मतलब जो कि किसी यूज़ का नहीं था, बस उसको देखने लायक ही था। और फिर उसके बाद और इन लाइंग अबाउट अपॉन द फ्रेश ग्रास, उसके बाद तो क्या करते थे कि वहाँ पे जो फ्रेश ग्रासेस थी उस पर लेट जाते थे, उस पर उनको अच्छा लगता था। विथ ऑल द फाइन गार्डन स्मेल्स अराउंड मी, और जो आसपास गार्डन की खुशबू होती थी वो उनको बहुत अच्छी लगती थी। और बास्किंग इन द ऑरेंजरी, ऑरेंजरी दोस्तों ये होता है कि जैसे एक ऑरेंज का बगीचा होता है और चारों तरफ अच्छे ऊंचे ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑरेंजरी। और बास्किंग इन द ऑरेंजरी टिल आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी माई सेल्फ ड्राइविंग टू along with the oranges and the limes in the in that grateful warmth। उसके बाद क्या करते थे कि जो ऑरेंजरी से धूप आती थी वहाँ पे वो बैठे रहते थे और अपने आप को ऐसा लगता था कि ऑरेंजरी या फिर जो ऑरेंजेस एप्पल्स वहाँ पे लगे हुए हैं उसका ये भी पक रहे हैं उस धूप में, और वहीं पे बहुत देर तक धूप को सेका करते थे, वार्मथ गर्म हुआ करते थे। और इन वॉचिंग द डेज द darted to and fro in the fish pond at the bottom of the garden, with here and there a great silky pike hanging midway down the water in silent state। और वहाँ पे वो क्या करते थे, बहुत सारी मछलियों को देखा करते थे, है ना। मछलियाँ टू एंड फ्रो मतलब बार बार इधर उधर घूमती है ना मछलियाँ। कभी क्या आप किसी मछली को देखे होंगे एक्वेरियम में, तो देख रहे हैं आप, एक किनारे से दूसरे किनारे से एक पहले किनारे पे घूमा करती हैं, तो उसको टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, है ना। और फिर उसका तो क्या देखते हैं, सिल्की पाइक देखते हैं। पाइक एक प्रकार की मछली होती है जो कि बहुत ही साइलेंट स्टेट में, बहुत ही शांत होकर के उस पानी में टहलती रहती थी। एज इफ इट मोक्ड एट देयर इम्पर्टिनेंट फ्रिस्किंग, वो इस तरह से इतनी शांत रहती थी जैसे उसको सभी और जो मछलियाँ थी उनको चिढ़ा रही हूँ, मॉक कर रही हूँ। आई हैड मोर प्लीजर इन दीज बजी आइल diversions than in all sweet flavors of peaches, nectarines, oranges and such like common baits of children। उसके बाद ये इनको जो बच्चे होते हैं या फिर जो बहुत लोग, बहुत भीड़ भड़ाका यानी कि जो बहुत बच्चों का ग्रुप होता था उसमें नहीं अच्छा लगता था। ये बहुत ज़्यादा मज़ा कहाँ लेते थे, बहुत ज़्यादा इनको आनंद कहाँ आता था, गार्डन्स में, फ्लावर्स के बीच में, पीचेस में, नेक्टेरियंस में, ऑरेंजेस में, इन सब के आसपास इनको बहुत अच्छा लगता था। बल्कि बच्चों के आसपास इनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, मतलब ये हमेशा अकेले में रहना चाहते थे। हियर जॉन स्लाइली deposited back upon the plate a bunch of grapes which, not unobserved by Alice, he had mediated dividing with her, and both seemed willing to relinquish them for the present as irrelevant। उसका क्या होता है, आप वापस फिर जब वो गार्डन की बात बता रहा होता है, चार्ल्स ने बता रहे होते हैं, तो जो उनका बेटा होता है जॉन, तो जॉन क्या करता है, धीरे से उठता है, पीछे से ग्रैप्स लेता है, ग्रैप्स को दो भागों में बांट करके, उसकी सिस्टर भी देख लेती है एलाइज भी, तो उसको ला करके आधा दोनों दे देते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट में जो कि कहानी चल रही होती है उस पर फिर से दोनों फोकस कर देते हैं। फिर क्या होता है, देन इन सम वॉट अ मोर हाइटेंड टोन आई टोल्ड हाउ दो their great grandmother filled love all her grandchildren, yet in an special manner she might be said to love their uncle John L। फिर वो बहुत ही ऊंची आवाज़ में अपने बच्चों को बताता है कि हालांकि जो ग्रैंड ग्रैंडमदर थी तुम लोगों की, वो सभी बच्चों को बराबर प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जो एक बच्चा था, जो तुम लोगों के अंकल थे, चाचा थे, जिनका नाम था जॉन एल, यहाँ पे जॉन एल नाम दिया गया है, तो जॉन एल को बहुत ज़्यादा स्पेशल मानती थी। क्यों मानती थी? बिकॉज ही वॉज सो हैंडसम एंड स्पिरिटेड अ यूथ एंड अ किंग टू द रेस्ट ऑफ अस। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, तेज थे, और हम सभी में एक राजा की तरह थे।
And instead of moping about in solitary corners, like some of us, he would mount the most middlesome horse he could get. अब जैसे हम लोग कॉर्नर्स पे कोने पकड़ के बैठे होते थे, अकेले में होते थे, वो हम लोगों की तरह नहीं था. वो क्या था? वो बाहर निकल के जो बहुत ही बिगड़ैल घोड़े होते थे, है ना, जो बहुत ही बिगड़ैल घोड़े होते थे, वो उन पर घुड़सवारी करते थे, जो उनके अंकल थे बच्चों के. When but an imp no bigger than themselves, and make it carry him half over the country, half of the county in a morning. उसके बाद क्या होता था कि ऐसे घोड़े कोई चुनते थे जो कि उनसे ज़्यादा बिगड़ैल ना हो, मतलब जितने वो संभाल लें. और फिर उसके बाद क्या करते थे, वो जॉन या चार्ल्स लैम को उठा करके कैरी ले, मतलब उस घोड़े पर बैठा करके हाफ ऑफ द काउंटी घुमाते थे मॉर्निंग में. एंड जॉइन द हंटर्स वेयर देयर वर एनी आउट. उसके बाद क्या करते थे, वे हंटर्स को ज्वाइन कर लेते थे. हंटर्स यानी कि जो शिकार पे निकले हुए लोग होते थे, उन कभी कभी उनको भी ज्वाइन कर लेते थे. अगर वो शिकार पे जा रहे थे तो उनके साथ भी शिकार पे चले जाते थे. ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी ऐसे समझ में आई. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. एंड येट ही लव द ओल्ड ग्रेट हाउस एंड गार्डन्स टू. और वो क्या करते थे, जो ओल्ड ग्रेट हाउस था, मतलब जो घर था, उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, प्रेम करते थे, देखभाल करते थे. गार्डन्स टू, और गार्डन्स का भी देखभाल करते थे. बट हैड टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज पेंट अप विद इन देयर बाउंड्रीज. एंड हाउ देयर अंकल ग्रू अप टू मैंस स्टेट एज ब्रेव एज ही वॉज हैंडसम. और बताते हैं कि जो वहाँ पे घर थे, उसके बाउंड्रीज थे, उसको भी कभी कभी वो अच्छे से पेंट कर दिया करते थे, देखभाल कर दिया करते थे, साफ सफाई कर दिया करते थे. और वो किस तरह से एक छोटे से बच्चे से बहुत ही ब्रेव और हैंडसम इंसान आदमी बन गए. टू द एडमिरेशन ऑफ एवरीबडी. और वो सभी से एडमायर होते थे, सभी से उनको प्रशंसा मिलती थी, क्योंकि वो घर भी देख लेते थे, गार्डन भी देख लेते थे, अपना भी काम कर लेते थे, तो सब लोग उनसे खुश रहते थे. बट ऑफ देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज मोस्ट स्पेशली. और लेकिन जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी, मिसेस फील्ड, वो स्पेशली इनकी बहुत तारीफ करती थी. एंड हाउ ही यूज टू कैरी मी अपॉन हिज बैक व्हेन आई वॉज अ लैम फूटेड बॉय. और किस तरह से जब वो लैम फूटेड थे, जब उनका पैर टूटा हुआ था, तब किस तरह से उनको उठा करके, यानी कि चार्ल्स लैम को उठा करके वो अपने बैक पर बिठा करके घुमाया करते थे. फॉर ही वॉज अ गुड बिट ओल्डर दैन मी मेनी अ माइल व्हेन आई कुड नॉट वॉक फॉर पेन. कब? जब वो उनसे, हालांकि उनसे बड़े थे, जो बड़े उनके भाई थे जॉन, और वो इनको पीठ पर उठा करके बहुत ही दूर दूर तक, माइल्स तक लेकर जाया करते थे, जिससे कि उनको पेन ना हो, चार्ल्स लैम को जिससे पेन ना हो. एंड हाउ इन आफ्टर लाइफ ही बिकेम लेम फुटेड टू, एंड आई डिड नॉट ऑलवेज make allowances enough for him when he was impatient and in pain, nor remember sufficiently how considerate he had been to me, and when I was lame footed, and how when he died, though he had not been dead an hour, it seemed as if he had died a great while ago. अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने ये बताया है कि जब मैं लैम फूटेड था, जब मेरा पैर टूटा हुआ था, तब वो मुझे अपने पीठ पर बिठा करके घंटों घुमाया करते थे, माइल्स तक ले जाया करते थे. लेकिन जब उनके साथ ऐसा हुआ, जब उनका भी पैर टूटा, तब मैंने ऐसा नहीं किया. मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था. ठीक है. और फिर उन्हें बताया कि जब उनकी डेथ हो गई, तो उनकी डेथ को बहुत समय हो गया, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा था कि अभी तुरंत ही तो उनकी डेथ हुई है ना, अभी जल्द ही, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो रहने लगे थे वो भी, चार्ल्स लैम भी, क्योंकि जॉन की डेथ हो गई. रियल लाइफ में जो चार्ल्स लैम के भाई की डेथ हो जाती है, शायद यही चीज़ इनके स्वप्न में भी दिख रही थी, जिसको उन्होंने इस कहानी में फिर इस हिस्से में दिखाया है. इट सीम्ड एज इफ ही हैड डाइड अ ग्रेट वाइल एगो. ऐसा लग रहा था कि वो अभी बहुत ही जल्द ही, अभी वाइल एगो, बहुत ही थोड़ा समय पहले ही भी उनकी डेथ हुई है. सच अ डिस्टेंस देयर इज betwixt लाइफ एंड डेथ. और यही एक डिस्टेंस थी बिटवीन लाइफ एंड डेथ. एंड हाउ आई बोर हिज डेथ एज आई थॉट प्रिटी वेल एट फर्स्ट, बट आफ्टरवर्ड इट हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी. जब वो स्टार्टिंग में उन्होंने ये सोचा था, क्या सोचा था, दाउ आई डिड नॉट ट्राई टू टेक इट फॉर हार्ट एज सम्स डू, एंड एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ आई हैड डाइड. उन्होंने, जब उनकी डेथ हुई थी स्टार्टिंग में, तब वो इतना ज़्यादा दुखी नहीं थे इस चीज़ को लेकर के. वो बहुत ज़्यादा
दुख नहीं दिखाए थे कि हाँ ठीक है डेथ हो गई है, कोई बात नहीं, फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो रहा था। लेकिन जब और भी सारे लोग जो लोग थे वो लोग उनकी डेथ पर बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। इन्होंने मतलब चार्ल्स लैम ने, और चार्ल्स लैम आगे ये भी कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन अगर मैं मरता तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा रोता। येट आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग, और इसलिए मैं अभी भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ पूरे दिन तक। एंड न्यू नॉट टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, और मैं तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं उनको कितना प्यार करता हूँ। मतलब जब तक कोई इंसान होता है तब तक हमको उसकी वैल्यू नहीं होती है, जब वो इंसान नहीं होता है तब हमको उसकी वैल्यू होती है। यही यहाँ पे चार्ल्स लैम यही दिखाना चाह रहे हैं कि उससे पहले मुझे नहीं पता था कि मैं उसको इतना ज़्यादा प्यार करता हूँगा, लेकिन जब वो मर गया है, उसके मरने पर भी मैं इतना ज़्यादा दुखी नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ बहुत बड़ा खो दिया है, और अब मुझे लग रहा है कि मैं उसको कितना ज़्यादा प्यार करता था। आई मिस्ड हिज काइंडनेस एंड आई मिस्ड हिज क्रॉसनेस एंड विस्ड हिम टू बी अलाइव अगेन, टू बी क्वारल्ड विद हिम। मैं उसकी काइंडनेस, दयालुता को मिस करता हूँ, उसकी क्रॉसनेस को, उसकी महानता को मिस करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ, मैं ये विश करता हूँ कि वो फिर से जीवित हो जाए। टू बी क्वारलिंग विद हिम, क्योंकि मुझे उसके साथ झगड़ा करना है, कॉर फॉर वी क्वारल समटाइम, जैसा कि मैं उसके साथ कभी कभी करता था। रेदर दैन नॉट हैव हिम अगेन, एंड वॉज एज अनईजी विदाउट हिम एज ही देयर पुअर अंकल must have been when the doctor took off his limb। उसके साथ ना होने से मुझे उतना ही दर्द होता है जिस तरह से उसके बेचारे अंकल, यानी कि उन बच्चों के जो बेचारे अंकल, मतलब जो चार्ल्स लैम के भाई थे, उनके अंतिम समय में जब उनकी शरीर के अंगों को डॉक्टर निकाल रहे थे। शरीर के अंग निकाल रहे थे मतलब जैसे कि कोई चीज़ होता है ना, आप किसी को दान करने के लिए आप पहले से बोले रहते हैं, तो वो चीज़ मरने से पहले या फिर तुरंत पहले ही निकाली जाती है जब सबको पता चल जाता है कि ये मरने वाले हैं। तो जिस तरह से उसका दर्द होता है, उस जिस तरह से डॉक्टर किसी के शरीर के अंग को निकालने पर दर्द होता है, उसी तरह से मुझे भी दर्द हो रहा था। Here the children fell a crying and asked if their little mourning which they had on was not for Uncle John, and they looked up and prayed me not go on about their uncle। और फिर उसके बाद ये सब सुन करके जो बच्चे थे वो उदास हो गए, रोने लगे थे। और जो बच्चे थे, यानी कि जो एलिस और जॉन थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप अंकल के बारे में मत बताइए, बट टू टेल देम सम स्टोरी अबाउट देयर प्रिटी डेड मदर। लेकिन कुछ अपने डेड मदर, मतलब मरी हुई माता के बारे में वो लोग पूछते हैं। मरी हुई माता यानी जो एन सिमंस थी, उनको स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है कि वो मर चुकी थी सपने में। जो जॉन थे यहाँ पे ईलिया की तरह दिख रहे थे, माफ़ कीजिएगा, जो चार्ल्स लैम थे वो यहाँ पे ईलिया की तरह लिखते हुए ये कहते हैं कि जो बच्चे थे वो ये चाह रहे थे कि उनकी डेड मदर के बारे में बताई जाए। डेड मदर यानी जो चार्ल्स लैम को जिन्होंने चार्ल्स लैम ने जिनको अपनी वाइफ माना है इस हिस्से में, वाइफ यानी कि एन सिमंस, वो चाहते थे कि एन सिमंस के बारे में कुछ बताएं। देन आई टोल्ड देम, देन उसके बाद चार्ल्स लैम को बताते हैं, हाउ फॉर 7 long years in hope, sometimes in despair, yet persisting ever, I courted the fair Alice W.N। किस तरह से वो 7 लंबे साल यानी 7 साल उनके लिए बहुत लंबा था। क्यों लंबा था? किस तरह से उन्होंने कभी कभी होप में, आशा में, कभी कभी निराशा में, डिस्पेयर में, हमेशा वो पीछा करते रहे एलाइस W.N का। एलाइस W.N यानी कि यहाँ पे जो नाम है एन का, एन सिमंस का, उनका यहाँ पे नाम नया दिखा करके एलाइस दिखाया गया है। ठीक है, मतलब माँ का नाम भी एलाइस, उनकी बेटी का नाम भी एलाइस, उनके बेटे का नाम जॉन। वो किस तरह से 7 साल उनके पीछे पड़े रहे। एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड, आई एक्सप्लेन टू देम वॉट कॉइनेस एंड डिफिकल्टी एंड डिनायल मेंट इन मेडन्स, when suddenly turns to Alice the soul to first। Alice looked out at her eyes with a such reality of representment that I became in doubt which of them stood there before me। उन्होंने आगे बताया कि जितना मैं बच्चों को समझा सकता था उतना मैंने समझाया कि किस तरह से वो मना करती थी, और ऐसा कहा जाता था कि लड़कियों के नाम में ही हाँ होता है, तो वो मैं उसको उसके फिर भी उसके पीछे पड़ा रहता था। इतना कुछ बताते ही सडनली उन्होंने एलाइस को देखा, मतलब सपने में ही वो बात कर रहे हैं अभी। उन्होंने एलाइस को देखा तो उनको ऐसा लगा कि एलाइस नहीं, वो एलाइस की माँ यानी कि जो एन सिमंस जिनकी ये बात कर रहे हैं वही सच में सामने खड़ी हुई है। और हुज दैट ब्राइट हेयर वॉज, उनको ऐसा समझ में ही नहीं आता कि ये ब्राइट हेयर किसका है। वो उसकी
जो गर्लफ्रेंड एन सिमंस है उनका है, या फिर जो बच्चे हैं, जो उनके बच्चे इसको कहानी सुना रहे हैं उसकी बाल है ये। एंड वाइल आई स्टूड गेजिंग बोथ द चिल्ड्रन ग्रेजुअली ग्रू फेंटियर टू माई व्यू। और जैसे वो ध्यान से देखने लगे, उनके जो बच्चे थे वो धीरे धीरे फेंट होने लगे, धुंधले पड़ने लगे उनकी नज़र से। receding and still receding till nothing at last but two mournful features were seen in the uttermost distance। धीरे 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 वो बच्चे गायब होने लगे और बच्चे धीरे 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 वो कुछ फीचर्स दिखने लगे, बस केवल ऊपर ऊपर का कुछ थोड़ा थोड़ा भाग दिखने लगा वो जो बच्चे थे उनके गायब होने का। विच विदाउट स्पीच स्ट्रेंजली इम्प्रेस्ड अपॉन मी द इफेक्ट ऑफ स्पीच। जो जिन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं वी आर नॉट ऑफ अलाइस, कि हम अलाइस के नहीं हैं, यानी कि जिनको आप एन सीमंस के बच्चे समझ रहे हैं, हम एन सीमंस के बच्चे नहीं हैं। नॉर ऑफ दी मीन्स यू, यानी कि नहीं तुम्हारे हैं। नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, और ना ही हम बच्चे हैं। द चिल्ड्रन ऑफ अलाइस कॉल बार्ट्रम फादर, जो अलाइस के बच्चे हैं यानी कि जो एन सीमंस हैं उनके जो बच्चे होंगे वो बार्ट्रम को अपने फादर कहेंगे, आपको नहीं, क्योंकि आपसे शादी नहीं हुई है, उनकी शादी बार्ट्रम से हुई है। वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं हैं। लेस दैन नथिंग एंड ड्रीम, एक सपने से ज़्यादा, हम एक सपने से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। वी आर ओनली what might have been and must wait upon the tedious source of lead millions of ages before we have existence and a name। हम अभी भी लीद यानी कि जो नर्क में बहने वाली एक ऐसी नदी होती है जिसमें से सभी आत्माओं को होकर के गुजरना पड़ता है, फिर उनको धरती पे जन्म मिलता है। तो हम लोग अभी भी उस टीरियस लीद के सोर्स पे खड़े हैं, किनारे पे खड़े हैं, मिलियंस ऑफ एजेस बिफोर से, और अभी भी जन्म नहीं हुआ है हमारा। एंड यानी कि देखिए क्या होता है कि चार्ल्स लैम्ब से एन सिमंस की शादी नहीं हुई होती है, एन सिमंस की शादी किसी बर्ट्रम से हुई होती है, ठीक है। तो जो एन सिमंस और चार्ल्स के बच्चे होंगे वो ये कह रहे हैं कि आप जिनको अपने बच्चे समझ रहे हैं अपने और एन सिमंस के, वो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो अभी भी लीज के किनारे यानी कि जो नर्क में नदी है उसके पास पड़े हुए हैं, और आपकी शादी हुई नहीं उससे एन सिमंस से, तो हम कैसे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। और फिर भी कहते हुए वो गायब हो जाते हैं। एंड इमीडिएटली अवेकिंग, और अचानक से मैं जागता हूँ। आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड इन माई बैचलर आर्म चेयर, और मैं अचानक जागता हूँ और मैं अपने आप को पाता हूँ कि मैं शांति से बैचलर आर्म चेयर यानी कि जो एक कुर्सी होती है जिसमें अपने आर्म्स को रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं, उस आर्म चेयर पर बैठा हुआ हूँ। वेयर आई हैड फॉलन अस्लीप, जहाँ पे मैं सो गया था। विद अ फेथफुल बिजेट अनचेंज्ड बाई माई साइड। बिजेट यहाँ पे क्या है, जो चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर थी मैरी लैम्ब, जो कि पागल हो चुकी थी, जिन्होंने अपनी मदर का मर्डर भी कर दिया था, वो साथ में बैठी हुई हैं। बट जॉन एल यानी कि जेम्स एलिया वॉज गॉन फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जा चुका था। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की ये एस्से का फुल एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें बतानी है, कुछ क्वेरी भी है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे कि आने वाली आगे की सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।